गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है दुर्लभता अथवा सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं। यह परिभाषाएं इससे पहले अपन ने वेलफेयर वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उनको क्रिटिसाइज करते हुए प्रोफेसर रॉबिन्स ने एक नया एंगल प्रस्तुत किया। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को लेकर प्रोफेसर रॉबिन्स ने वेलफेयर वालों को क्रिटिसाइज किया और उसके अगेंस्ट में एक नई डेफिनेशन दुर्लभता संबंधी परिभाषा उन्होंने प्रतिपादित की। तो अब अपन इसके अंदर देखते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और फिर इसकी डेफिनेशन को। तो ये जो डेफिनेशन है देने वाले कौन थे? प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स, जिनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1931 में आई थी। अब अपन ये देखते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है, या प्रोफेसर रॉबिन्स की नज़र में इकोनॉमिक्स है क्या। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक परिभाषा इन्होंने दी है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स की दी हुई है और जो उस समय से लगाकर आज तक वैसी की वैसी प्रचलित है। मतलब आज हम जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं वो इकोनॉमिक्स वही है जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने किया है। तो अब अपन इनकी परिभाषा को थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं कि ये परिभाषा अपने आप में कहती क्या है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स है तो एक साइंस। अब ये क्या मतलब, इस साइंस के अंदर अपन पढ़ते क्या है? तो इन्होंने दो वर्ड यूज किया, हम उन दोनों चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज, ये मनुष्य की नीड है, उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता के बारे में दो बातें आप जानते हैं, 12th में आपने पढ़ा होगा। आवश्यकताएं अनंत होती है और आवश्यकताएं असीमित होती है। मतलब आप कभी भी इनको पूरा कर ही नहीं सकते। एक खत्म होगी तो दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ हमारे ये लक्ष्य यानी कि आवश्यकता है, और दूसरी तरफ इनको पूरा करने के लिए हमारे पास में क्या है? साधन। लेकिन साधनों का नेचर कैसा होता है? ये लिमिटेड है, ये सीमित है, लेकिन इनका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, मतलब वैकल्पिक यूज वाले होते ही है। तो अब देखिए हमारे पास में दो चीजें हैं, हमारी आवश्यकता है जो अनंत और असीमित है, और हमारे साधन जो सीमित है लेकिन हम उनका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मनुष्य क्या करेगा? इन असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच में उसको क्या करना पड़ता है? चयन, यानी कि चुनाव करना पड़ता है। तो ये जो हमारी असीमित आवश्यकता है और सीमित साधन है, इनके बीच में इनको जो चुनाव करना पड़ता है या चयन करना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं, यही चयन की समस्या हमारे अर्थशास्त्र की मुख्य विषय सामग्री मानी गई है। मतलब प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार जब आपके अनंत आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच में आप जो सिलेक्शन करते हो, जो चॉइस करते हो, यही हमारे इकोनॉमिक्स की मुख्य विषय सामग्री मानी गई है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले एडम स्मिथ ने धन पर जोर दिया था, फिर मार्शल ने इसको कल्याण पर केंद्रित किया, और रॉबिन्स इसको कहाँ पर लाए? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पर, मतलब चयन की समस्या पर। तो ये जो चयन की समस्या है यही हमारी मुख्य विषय सामग्री है और अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन करता है प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार। अब इन चीज़ों को समझने के लिए अपन इसकी थोड़ी सी जो फीचर्स है उनको डिटेल से देखते हैं कि इस परिभाषा की विशेषता क्या क्या है। मानव व्यवहार का अध्ययन, जैसा कि हमने कहा था पूर्व में कि मार्शल ने केवल सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन किया था, तो रॉबिन्स ने उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि मानव मानव होता है, वह समाज में रहे या समाज के बाहर रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जंगल में रहता है उसको भी चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, केवल सोशल बिहेवियर की नहीं। इसलिए इसमें मानव व्यवहार शामिल है, मतलब सभी मनुष्यों का अध्ययन शामिल है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत, जाहिर सी बात है जब हम सभी मनुष्यों का समावेश कर लेते हैं इसमें, तो हमारे इस डेफिनेशन के अनुसार जहां पर भी आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ रहा है, आप मान के चलिए आप इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशन के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफी ज्यादा विस्तृत हो गया है। आर्थिक समस्या के लिए मुद्रा होना आवश्यक नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि रॉबिन्स ये कह रहे थे कि आपके पास में ये जो साधन है ये जरूरी नहीं कि हर बार मुद्रा ही हो। हम नॉर्मली ऐसा मानते हैं
कि मुद्रा के समय में हमारे ऐसा होता है, मतलब सीमित साधन के रूप में हम मुद्रा को ही लेते हैं, लेकिन रॉबिन्स ने ये कहा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो कहीं से भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने, आप जंगल में हो, अब आपके सामने आपको भूख लगी है, तो आपके सामने दो चॉइस है, आप आम का फल खा सकते हो या फिर आप केले खा सकते हैं। तो ये जो आपके पास में चॉइस की समस्या आ रही है, चॉइस के लिए आपको हर बार पैसा होना जरूरी नहीं है। इसलिए रॉबिन्स ये कहते हैं कि आर्थिक समस्याओं के लिए हर बार पैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब हर आर्थिक समस्या का संबंध पैसों से नहीं होता। कई बार उसके दूसरे एंगल भी होते हैं, जहां पर भी हमें चयन की या चुनाव की समस्या आएगी, वहां पर इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक अवेलेबल है, उसके लिए भले पैसा हो या नहीं हो। परिभाषा एनालिटिकल है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम समस्या को एनालिटिकल कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता है, आपके साधन, उनके बीच में सिलेक्शन। तो ये अप्रोच एक तरह से पूरी एनालिटिकल है, इसलिए कहा गया है कि रॉबिन्स की परिभाषा कैसी है, एनालिटिकल। फिर अर्थशास्त्र तटस्थ है, अर्थात रियल साइंस है। तो रॉबिन्स ने इसको रियल साइंस माना है, जबकि मार्शल ने इसको क्या माना था, आदर्श विज्ञान। इस प्रकार ये मानते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट के प्रति ये न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब ये सही गलत का फर्क नहीं देखता। तो रॉबिन्स ने इसको तटस्थ विज्ञान, मतलब उद्देश्य के प्रति सही गलत नहीं देखता, अर्थात यह वास्तविक विज्ञान माना है। फिर रॉबिन्स का नियम सर्वव्यापी है, क्योंकि हम जानते हैं कि चयन की समस्या आपको हर एक क्षेत्र में मिलेगी, भले वह आपका घर हो, आपका समाज हो, आपका ऑफिस हो या फिर आपकी अर्थव्यवस्था, सब जगह हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनकी परिभाषा को सर्वव्यापी माना गया है। विवेकशील प्राणी, रॉबिन्स ऐसा मानते हैं कि जहां पर भी चयन की समस्या उत्पन्न होगी, व्यक्ति अपने आप में विवेकशील है, अर्थात वह अपने भले बुरे का मतलब समझ सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पर जो विवेकशील प्राणी वर्ड यूज किया गया, वो उसका मतलब अर्थशास्त्र में यही है कि व्यक्ति अपने सही गलत का फर्क कर सकता है। फिर अपन इसकी जो अगली विशेषता देखते हैं, आर्थिक समस्या का अधिक तर्कपूर्ण वर्णन। तो ये जाहिर सी बात है, रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से डिफाइन किया, लॉजिकली वे में, इसलिए हम मानते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा अधिक लॉजिकली है और यह उसको लॉजिकली डिफाइन करती है। अब अपन इसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म देखते हैं, तो इसकी आलोचना क्या है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र अति विस्तृत, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ, आप सुबह उठे और अब आपको ये डिसाइड करना कि मैं ये ड्रेस पहनूं या ये वाला ड्रेस पहनूं, तो चूंकि रॉबिन्स के अनुसार तो जहां पर भी आपको चॉइस की समस्या आ रही है वो इकोनॉमिक्स है, तो इसका मतलब जब आप सुबह उठकर अपने कपड़ों का सिलेक्शन करते हो कि मैं आज ये ड्रेस पहनकर कॉलेज जाऊंगा या ये वाला ड्रेस पहनकर, तो रॉबिन्स के अनुसार तो वो भी एक इकोनॉमिक्स है। तो इस तरह से रॉबिन्स की इस डेफिनेशन से इकोनॉमिक का जो डायमेंशन है या जो दायरा है वो अति व्यापी हो गया है, बहुत ज्यादा विस्तारित हो गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। फिर रॉबिन्स ने इसको केवल रियल साइंस माना है, जबकि दूसरे जो इसके आलोचक है वो ये मानते हैं कि रॉबिन्स यहाँ पर गलत साबित होते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो केवल अपने ये नहीं देखता कि हाँ भाई ये स्थिति है। रियल साइंस में हम केवल ये देखते हैं कि क्या है, हम ये नहीं देखते कि क्या होना चाहिए, मतलब सही गलत की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि इकोनॉमिक्स वाला बताता है कि सही गलत क्या होना चाहिए। इसलिए जो लोग रॉबिन्स ये मानता है कि ये केवल वास्तविक विज्ञान है, जो कि सरासर गलत है। फिर अपन देखते हैं साधन और साध्य के बीच में अंतर करना कठिन, क्योंकि रॉबिन्स ने ये कहा कि ये आपके लक्ष्य है और ये उसके साधन, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, चयन करना है। तो इसके जो आलोचक है उन्होंने कहा कि कई बार हमारे साधन और साध्य, मतलब मीन्स और एंड्स में डिफाइन करना या डिफरेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, आप अभी बीकॉम की डिग्री ले रहे हैं या बीए की डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपके लिए बीए की डिग्री या बीकॉम की डिग्री हासिल करना अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। लेकिन कल उठ के जब आप इस डिग्री के बेस पर कोई जॉब लेने जाओगे, तो वही डिग्री आज जो आपके लिए ऑब्जेक्ट है, कल उस जॉब के लिए एक मीन्स के रूप में, यानी कि एक साधन के रूप में काम करेगी कि नहीं करेगी। तो कई बार हमारे सामने ऐसी चीजें होती है कि हम साधन और साध्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। फिर जैसा कि रॉबिन्स मानते हैं कि मनुष्य हमेशा विवेकपूर्ण होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख लो, ज़्यादा दुखी होंगे या ज़्यादा सुखी होंगे तो आपका विवेक सही ढंग से काम नहीं करता। इसलिए आलोचक ये भी मानते हैं कि रॉबिन्स ने जो माना है कि मनुष्य हमेशा विवेकशील होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। परिभाषा जटिल है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकली देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ के उसकी आपके क्या एंड्स है, आपके क्या वे है, उनके बीच में आपको सिलेक्शन करना है। तो थोड़ी सी हम मानते हैं दूसरों की तुलना में ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर है। फिर स्टैटिक दृष्टिकोण है,
तो ये इसलिए क्योंकि हर बार अपन एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये आपके आवश्यकता है, ये आपके साधन, और इन दोनों के बीच में आपको सिलेक्शन करना है। तो हर बार ये कि यही प्रोसेस आती है, इसलिए आलोचक मानते हैं कि ये तो एक स्थिरता वाला दृष्टिकोण है, इसमें कोई डायनेमिक चीज हमको देखने को नहीं मिलती। तो ये थोड़ी सी कुछ आलोचनाएं थी, लेकिन फिर भी हम निष्कर्ष रूप में कहें तो रॉबिन्स की परिभाषा आज भी उतनी सटीक है जितनी उस जमाने में रही थी। आज भी हम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए रॉबिन्स की ही परिभाषा का सहारा लेते हैं। थैंक यू।